रुद्रा अपने ऑफिस में अपना सर पकड़कर बैठी थी। निर्णय ने पीछे से आकर उसके सामने एक पानी का गिलास रखा और उसके कंधे की मसाज करने लगा। इस वक्त वो दोनों ही रुद्रा के केबिन में अकेले थे। रुद्रा ने उसकी आंखों में देखा। रुद्रा की आंखें बहुत ज़्यादा थकी लग रही थीं। निर्णय ने झुककर उसके माथे को चूमकर कहा, सब ठीक हो जाएगा। रुद्रा ने उसके होंठों की छुअन को माथे पर महसूस करके उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी बात के जवाब में फिर रुद्रा बोली, तुम्हें मैजिक पर बिलीव है? यह कहकर उसने आंखें खोलकर निर्णय की आंखों में देखा, जैसे मजाक का अक्स ढूंढ रही हो। निर्णय मुस्कुराया और अपना सिर हिलाकर उसने कहा, आई बिलीव इन यू। यू आर द मैजिक ऑफ माई लाइफ एंड नो दैट यू आर द बेस्टेस्ट क्रिएटर ऑफ गॉड। निर्णय ने कहते हुए उसकी आंखों में देखते हुए स्माइल करते हुए अपनी दोनों आंखें ब्लिंक करके उसे चेयरअप किया। रुद्रा के चेहरे पर उसकी बात सुनकर स्माइल आ गई। उसने कहा, बट आई कांट हैंडल दिस वन। निर्णय ने उसके हाथों को थामकर कहा, देयर इज नथिंग दैट यू कैन नॉट हैंडल, रिमेंबर। रुद्रा ने हाँ में हल्के से सिर हिला दिया तो निर्णय ने आगे बढ़कर दोबारा से उसके सर को चूम लिया। रुद्रा ने अपनी सॉफ्टवेयर टीम को पहले ही फाइल रिकवर करने का ट्राई करने का कह दिया था और सभी अपने कामों पर लग भी गए थे। वहीं वह खुद भी उस फाइल को रिकवर करने की कोशिश कर रही थी, पर उसकी कोशिश नाकाम थी। तभी उसकी असिस्टेंट ने डोर पर नॉक किया तो निर्णय तुरंत सामने की सीट पर जाकर बैठ गया। रुद्रा ने उसे अंदर आने को कहा। उसने अंदर आते हुए उसे कहा, मैम, आई एम सॉरी, लेकिन क्लाइंट मान नहीं रहे हैं। प्लीज़ उन्हें आपसे बात करनी है। रुद्रा ने उसे देखा और फिर कुछ सोचकर कहा, ठीक है, उन्हें बोलो कि मैं आ रही हूँ। रुद्रा ने अपना कोट वापस पहना और उसकी असिस्टेंट चली गई थी तो निर्णय ने उसके बाल ठीक किए और फिर उसके गाल पर हल्के से किस करके उसे ऑल द बेस्ट कहा और बोला, तुम कर लोगी। आई नो। रुद्रा ने सर हिलाकर कहा, मैं ट्राई करूँगी। निर्णय ने फिर उस पर प्राउड करने वाली एक स्माइल दी और दोनों ऑफिस से मीटिंग की तरफ बढ़ गए। वहाँ क्लाइंट सोफे पर बैठे हुए थे। रुद्रा ने सबसे पहले उन्हें ग्रीट किया और रिक्वेस्ट करते हुए उसने हेड से कहा, डेविड, मुझे बहुत खेद है, लेकिन मुझे समय चाहिए। कहीं से कोई बहुत बड़ी समस्या आ गई है, लेकिन मेरा विश्वास करो, मैं इसे यथाशीघ्र ठीक करने का प्रयास करूँगी। उसकी बात पर डेविड का चेहरा गुस्से से भर गया और उसने कहा, रुद्रिका, मैंने तुमसे ऐसी उम्मीद कभी नहीं की थी। तुम कभी ऐसी नहीं थी। तुमने कभी कोई गलती नहीं की और अब तुम समय मांग रही हो। तुम्हें पहले से ही अच्छी तरह पता है कि हमारे पास समय नहीं था। डेविड की बात पर रुद्रिका ने सिर झुका लिया और कहा, मुझे इसके लिए शर्म आती है, लेकिन कृपया मुझे समय चाहिए। डेविड, तुम मुझे जानते हो, मैं निश्चित रूप से इसे बाहर आने का एक तरीका खोज लूँगा। डेविड उसकी बात पर उसे देखता है और कहता है, सिर्फ इसलिए कि तुम पहली बार पूछ रही हो, मैं तुम्हें 20 घंटे दूंगा। करो। रुद्रिका जहाँ उसे खुशी से देख रही थी, वही निर्णय उसे देखकर हैरान था और उसने रुद्रिका से कहा, 20 घंटे? रुद्रा, 20 घंटे तो बहुत कम है। इतने में तो प्रेजेंटेशन भी नहीं बन पाएगी। रुद्रिका ने उसकी तरफ देखा और उसे शांत रहने को कहा और डेविड की तरफ मुड़ी तो डेविड ने उसे आईब्रो पूछ कर देखा और पूछा, एनी प्रॉब्लम? रुद्रिका ने तुरंत अपने होठों पर मुस्कान फैलाते हुए सर हिला दिया और कहा, नो, नॉट एट ऑल, एक्चुअली थैंक्स, थैंक्स ए लॉट। डेविड ने भी उसकी बात पर सिर हिला दिया और फिर सबके साथ चला गया। रुद्रिका ने उसके जाने के बाद राहत की सांस ली और फिर धम से सोफे पर बैठ गई। उसे देखते हुए निर्णय ने कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अभी कुछ देर पहले कह रही थी कि मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझसे नहीं होगा, और अब इतने कम टाइम में कैसे करोगी? मेरी समझ नहीं आता कि ये लड़कियों का दिमाग सारे डिसीजन लेते टाइम चला कहाँ जाता है। रुद्रिका ने उसकी बात पर आराम से कहा, शुक्र करो जहाँ भी जाता है, वरना तुम्हारे साथ शादी का डिसीजन तो मैं बिल्कुल नहीं लेती। निर्णय ने उसकी बात पर हामी भरते हुए कहा, हाँ वो तो है, पर अगले ही पल उसे समझ आया कि वो रुद्रा ने क्या कहा और वह उसे घूरते हुए बोला, मतलब मुझमें क्या कमी है, बोलो। हैंडसम, केयरिंग, स्मार्ट सब तो हूँ, और मुझसे नहीं तो किससे शादी करती, बताओ मुझे। रुद्रा ने उसे देखा और चिढ़कर बोली, हाँ सब हो सिवाय अक्लमंद के। निर्णय का मुंह खुला का खुला रह गया। या उसकी बीवी उसके मुंह पर उसकी बेइज्जती कर जाती थी। निर्णय ने उसे देखा और कहा, हैं,
हे यही लड़की, तुम मुझे ऐसे नहीं बोल सकती। पति परमेश्वर होता है। रुद्रिका ने उसकी बात पर उसे मुड़कर देखा और पलकें लगातार बिलिंग करती हुई बोली, अच्छा तो फिर कैसे कह सकती हूँ, कमअकल पति देव जी। निर्णय ने उसे आंखें छोटी करके घूरते हुए कहा, तुम तुमसे तो मुझे बात ही नहीं करनी चाहिए। तुमसे अच्छी तो वो कह ही रहा था कि रुद्रिका ने उसकी कॉलर पकड़कर खींचते हुए कहा, यह वो कौन है। उसके चेहरे पर ऐसा रिएक्शन देखकर निर्णय के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने कहा, वो स्पेशल है। उसका नाम लेकर मैं उसे बदनाम नहीं करने वाला। रुद्रा ने आंखें सिकोड़कर उसकी आंखों में देखा और दोनों के चेहरे बेहद करीब थे। रुद्रा ने अभी उसकी कॉलर पकड़ रखी थी और वह बोली, मिस्टर निर्णय, जब तक ये वो है तब तक ठीक है। अगर कहीं सच में आ गई तो उसे क्या, तुम्हें भी कहीं का नहीं छोड़ेगी रुद्रिका। निर्णय हंस पड़ा और उसने गहरी सांस छोड़ी और उसने कहा, क्या तुम थोड़ी दूर होगी? तुम इस वक्त बेहद हॉट लग रही हो और हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, खासकर तुम्हारे पास। रुद्रिका ने उसकी बात पर एकदम से उसका कॉलर उसे धक्का देकर छोड़ दिया। निर्णय अपना कॉलर ठीक करने लगा और रुद्रिका उसे देख रही थी। कैसा लड़का था वो, जो हमेशा उसका मूड डाइवर्ट कर देता था। पर उसने खुद को समेटा और प्रोजेक्ट पर फोकस किया। निर्णय ने फिर उसे देखकर कहा, वैसे तुम करने क्या वाली हो? न्यू प्रेजेंटेशन बनाने वाली हूँ, रुद्रिका ने आराम से कहा और अपने ऑफिस की तरफ चल दी। निर्णय की आंखें फिर से बड़ी हो गईं और उसने कहा, रुद्रा। वह भी उसके पीछे गया। उसने उसके ऑफिस में जाकर कहा, आर यू सीरियस? यस, रुद्रिका ने अपना लैपटॉप खोलते हुए कहा। नो रुद्रा, तुम समझ रही हो, इतनी देर हो चुकी है। इतने कम वक्त में तुम कैसे कोई न्यू प्रोजेक्ट कर पाओगी? तुम्हारा दिमाग सच में ठीक नहीं है। 20 घंटे रुद्रा, इतनी जल्दी कुछ भी तैयार करना मुश्किल है। रुद्रा ने उसकी बात पर उसे देखा और बोली, मुश्किल है? नामुमकिन नहीं। और बैकअप प्लान नाम की भी एक चीज होती है। निर्णय ने उसे हैरानी से देखते हुए कहा, क्या तुम्हारे पास बैकअप है? उसकी बात पर रुद्रिका ने सर हिलाकर कहा, मुझे पता नहीं क्यों इंट्यूशंस आ रहे थे कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, इसलिए मेरा दिल नहीं मान रहा था और मैंने यह तैयार करने की कोशिश की। कहते हुए उसने लैपटॉप उसकी तरफ घुमा दिया। वो प्रेजेंटेशन का एक रफ इमेज था। निर्णय ने उसे देखा और कहा, पर यह रफ है। रुद्रा ने सर हिलाया और कहा, हाँ, हमें इस पर बहुत काम करना होगा। निर्णय ने उसकी बात पर उसके पास बैठते हुए कहा, अगर तुम कहो तो मैं भी तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। निर्णय के सवाल पर रुद्रा ने उसे देखा और हक करके बोली, मैंने कभी तुम्हें मेरी हेल्प करने से मना नहीं किया। निर्णय ने आंखें बंद करके अपना चेहरा उस पर टिकाते हुए कहा, थैंक यू सो मच। रुद्रा ने उसे और कसकर हक कर लिया। तो इस बार निर्णय ने भी उसे कसकर हक कर लिया और रुद्रा ने अपनी आंखें बंद किए हुए ही कहा, थैंक यू मेरे साथ हमेशा बने रहने के लिए। उसकी बात पर निर्णय ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो मेरा काम है। बाय द वे, हम आगे का घर कंटिन्यू कर सकते हैं क्या? तुम्हारे पास इस वक्त बिल्कुल भी टाइम नहीं है और किसी ने देख लिया तो अच्छा नहीं होगा ना। रुद्रा उससे दूर हुई और उसने उसे मारते हुए उसे घूर कर देखा। निर्णय ने हंसते हुए कहा, अच्छा ठीक है, सॉरी सॉरी, मेरी गलती है। मैं परेशान नहीं करूँगा, लेकिन फिलहाल हमारे लिए ज़रूरी है कि हम ये काम कंप्लीट कर लें। रुद्रिका ने गहरी सांस भरी और बोली, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, इस वक्त हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। यह कहते उसने अपनी सीट पर जाकर बैठते हुए कहा, मैं प्रेजेंटेशन शुरू कर रही हूँ, बस उम्मीद करती हूँ कि मैं कंप्लीट कर पाऊँ। हालांकि निर्णय जानता था कि 20 घंटे उस प्रेजेंटेशन को फिर से बनाने के लिए सफिशिएंट बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि रुद्रिका ने इससे पहले जो प्रेजेंटेशन बनाई थी वह उसने 3 महीनों में बनाई थी। इस प्रोजेक्ट के लिए वह काफ़ी मेहनत कर रही थी, लेकिन अब जब लास्ट टाइम आ चुका था तो अचानक से प्रेजेंटेशन में गड़बड़ होना यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और सोचने वाली बात यह थी कि गड़बड़ हुई कैसे और किसने की। लेकिन ये सब बात की बातें थी। इस वक्त उनकी प्रायोरिटी सिर्फ उस प्रेजेंटेशन को कंप्लीट करना था, वह भी सिर्फ 20 घंटे के अंदर। यूं तो शायद वह लोग मान की मदद भी ले लेते, लेकिन मान शाम को मनाली निकल रहा था और रुद्रा और निर्णय दोनों ही उसे रोकना नहीं चाहते थे। वजह थी बेदाक्षी और उसका रिश्ता। कम से कम इस बहाने ही वह दोनों अकेले रहते साथ रहते हैं तो एक दूसरे को बेहतर समझते, शायद अपने रिश्ते में आगे बढ़ते। इसलिए उन दोनों ने सिचुएशन से खुद ही निपटने का सोचा। इधर बेदू और मान घर पहुंचे
और आते ही अपनी पैकिंग में लग गए। खैर ये कहना गलत था कि दोनों अपनी पैकिंग कर रहे थे, क्योंकि बेदाक्षी तो आते ही बेड पर पसर कर सो चुकी थी, इसलिए वो तो कहीं जाना पसंद नहीं करती थी। उसे थकान बहुत होती थी और शॉपिंग के नाम से तो वह वैसे ही थक जाती थी। इस बार तो मान की बात काटने के लिए वह शॉपिंग पर गई थी और आते ही थक कर सो भी गई। मान ने उस लड़की को देखा और फिर गहरी सांस भरते हुए नामे गर्दन हिलाकर बोला, क्या करूं इसका। खैर ऑप्शन कोई था नहीं, इसलिए उसने अपनी और बेदू की पैकिंग स्टार्ट कर दी। अचानक से बेदू हड़बड़ाकर उठी। उसने अपनी आंखें मसली और मान को देखा, जो अपने कपड़े बैग में डाल रहा था। बेदू ने उसे देखते हुए जल्दी से हड़बड़ाकर कहा, सॉरी सॉरी, मैं सो गई थी, मुझे नहीं पता लगा। मैं हेल्प करती हूँ ना पैकिंग में। ये कहते हुए वह उठी और मान की हेल्प करने लगी। मान उसे देख रहा था, वह अपनी आदतों को सुधारने की कोशिश कर रही थी। माँ ने अचानक से उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचा। बेदू उसके सीने से आ टकराई। माँ ने उसकी कमर पर अपने हाथ बांधते हुए धीरे से कहा, नींद आ रही है तुम्हें। बेदू ने झट से नामे गर्दन हिलाई और बोली, नहीं, वह तो पता नहीं कैसे आंख लग गई। माँ ने उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया और उसके माथे को चूमकर बोला, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारा बैग पैक कर दिया है। अगर कुछ रह रहा है तो तुम देख लो, और बाकी मैं अपना कर ही रहा हूँ, इसलिए इतना कुछ रहा नहीं है। बेदू ने उस सूटकेस को देखा जो पैक हो चुका था। उसने एक बार सब कुछ चेक किया। माँ ने उसकी ज़रूरत का सारा सामान डाला था। बेदू के होठों पर एक मुस्कान आ गई। ये आदमी उसे कभी भी सरप्राइज करने से नहीं चूकता था। उसने मान को देखा और बोली, तुम थकते नहीं हो क्या। मेरा सारा काम तो तुम करते हो, मैं करती क्या हूँ। सारा दिन बैठकर आराम, खाना पीना सोना, बस यही सब। माँ ने उसे देखा और उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोला, तुम यही सब करो, मेरे लिए वही काफ़ी है, क्योंकि तुम्हारे नखरे उठाने के लिए मैं हूँ। बेदू को उसकी ये चीजी लाइन सुनकर हंसी आ गई और उसने उसके गाल को चूमकर कहा, अच्छा ठीक है, समझ गई। मान मुस्कुरा दिया। उसने बेदू को छोड़ा और फिर से अपनी पैकिंग करने लगा। बेदू ने उसे देखा और फिर बोली, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। ये कहते हुए वह जल्दी से किचन में भाग गई। वह किचन में आई और उसने चाय बनाने के लिए पतीला चढ़ाया। तभी वहां पर अंशिका आई। अंशिका ने अपनी भाभी को देखा तो जाकर उसे पीछे से पकड़ते हुए बोली, भाभी पैकिंग हो गई क्या आपकी। वेदाक्षी ने पलटकर उसे देखा और बोली, डरा दिया तुमने मुझे, क्या करती हो तुम। अंशिका ने अपनी आईब्रो उचकाई और उसे चिढ़ाते हुए बोली, इसमें डरने जैसा क्या है। आप देखो, आपको ऐसे पकड़ना या तो मेरा काम है या फिर भाई का। मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई तीसरा आपको इस तरह पकड़ भी सकता है। बेदू ने उसे घूरते हुए देखा और बोली, ज़्यादा नहीं बोलने लगी हो तुम। अंशिका ने दांत दिखाते हुए कहा, अब हम तो दोस्त हैं ना, इतना तो चलता है। वैसे आप मुझे यह बताओ, आपने वह नाइटी रखी है या नहीं। सच कह रही हूँ, भाई के तो होश उड़ जाएंगे आपको नाइटी में देखकर। मुझे पता है पिछली बार आपने मेरा प्लान फ्लॉप कर दिया था, इस बार ऐसा बिल्कुल मत करना। मैंने बस अब आपको पहनने के लिए दिलवाया है, तो पहनना। और हाँ, एक दो सेक्सी सेक्सी फोटोज मुझे भी शेयर कर देना। बेदू ने उसे घूरते हुए कहा, एक कान के नीचे लगाऊंगी तुम्हारे, बहुत बिगड़ गई हो। सीखती कहाँ से हो ये सब तुम। मुझ मासूम सी बच्ची को मिलकर सब परेशान कर देते हैं। अंशिका उसकी शक्ल देखकर हंसते हुए बोली, देखो भाभी, आप कितनी ही मासूम बन जाओ, लेकिन इस बार मैं आपकी एक भी नहीं मानने वाली हूँ। बेदू ने उसकी बात सुनकर मुंह बना लिया। तभी ऊपर से माँ ने उसे आवाज लगाते हुए कहा, बेदू कहाँ रह गई तुम। वेदाक्षी ने जल्दी से चाय कप में छानते हुए कहा, मैं जा रही हूँ, तुम अपनी बकवास करने के लिए किसी और को ढूंढ लो। ये कहते हुए जल्दी से चाय लेकर चली गई। अंशिका ने मुस्कुराते उसे जाते देखा और बोली, उम्मीद करूंगी कि इस बार ये ट्रिप आप दोनों के लिए यादगार हो। शाम को बेदू और मान दोनों मनाली के लिए निकल चुके थे। मान को वहाँ 2 दिन का काम था और बाकी के 5-7 दिन वह घूम फिर कर आराम से आने वाले थे। बेदू तो हद से ज्यादा खुश थी। माँ ने उसे देखते हुए कहा, यूं तो तुम्हें घूमना फिरना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो फिर इस बार इतनी खुश कैसे हो तुम। बेदू ने उसकी बाह में अपनी बाह डालते हुए उसके कंधे पर से टिकाकर कहा, क्योंकि इस बार तुम और मैं अकेले हैं ना, और तुम्हें टेंशन की भी ज़रूरत नहीं है। इस बार मैं रुद्रा दी के नाम की रट्टी नहीं लगाऊंगी, और इस बार तो मैं तुमसे भागूंगी भी नहीं और लड़ाई भी नहीं करूंगी। बेदू से एक के बाद एक रीजन गिनवा रही थी और मान मुस्कुराते उसे देख रहा था।
इधर ही क्यारा के पास किसी का फ़ोन आया। उसने कॉल पे किया तो उधर से एक लड़की की आवाज़ आई। मैंने आपका कहा काम कर दिया था मैम, पर रुद्रिका मैम ने अपने क्लाइंट से कुछ वक्त मांगा है। क्यारा ने बेसब्र होकर कहा, तो क्या क्लाइंट मान गया? उस लड़की ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, नहीं मैम, वह इंटरनेशनल क्लाइंट है, तो ऑब्वियस सी बात है वैसा बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, फिर भी उन्होंने रुद्रिका मैम को 20 घंटे का टाइम दिया है। अगर इस 20 घंटे में रुद्रिका मैम ने फिर से फाइल रिकवर कर ली तो फिर आपके लिए मुसीबत हो सकती है। क्यारा ने एक तिरछी स्माइल के साथ कहा, पॉसिबल ही नहीं है। मुझे पता है वह चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएगी। तुम्हें मैंने इसी बात के लिए तो पैसे दिए हैं। अगर वह चाहे तो भी कुछ नहीं कर सकती। ना तो वह उस फाइल को रिकवर कर सकती है और ना ही अपना प्रेजेंटेशन फिर से तैयार कर सकती है। अब कल ये टेंडर मेरे नाम पर उठेगा और मैं उस रुद्रिका को दिखाऊंगी कि बिजनेस करना किसे कहते हैं। वैसे भी उसी ने कहा था ना कि बिजनेस का रूल काउंटर अटैक है, और इस बार ये काउंटर अटैक मेरी तरफ से हुआ है। लेकिन क्यारा ये भूल चुकी थी कि ये काउंटर अटैक नहीं बल्कि धोखा था जो उसने किया था। खैर, अब होना क्या था ये तो वक्त ही बताने वाला था। लेकिन इस वक्त तो रुद्रिका और निर्णय मिलकर परेशानी से निकलने का रास्ता खोज रहे थे। रुद्रिका और निर्णय देर रात तक घर लौटे। दोनों काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे, लेकिन इस वक्त आराम करना उनके नसीब में नहीं था। और अगर वह आराम करते हैं तो जाहिर सी बात थी कि प्रेजेंटेशन चाह कर भी पूरा नहीं हो पाता। वह दोनों जाकर जल्दी से फ्रेश हुए और निर्णय ने अपनी और रुद्रिका के लिए खाना गर्म किया। घर में तो सब लोग सो चुके थे और मान और बेदाक्षी मनाली के लिए जा चुके थे। निर्णय ने खाना गर्म किया और कमरे में ले आया। रुद्रिका अभी भी अपने लैपटॉप पर लगी हुई थी। निर्णय उसके पास आया और उसे देखकर बोला, पहले खाना खा लो रुद्रा, उसके बाद काम करना। रुद्रिका ने लैपटॉप में ही ध्यान देते हुए कहा, इतना टाइम नहीं है निर्णय, वैसे भी मुझे भूख नहीं है। तुम खा लो, मैं बाद में खा लूंगी। लेकिन निर्णय भला उसके बिना कैसे खाता। वह उसके पास जाकर बैठ गया और उसने एक निवाला तोड़कर उसकी तरफ बढ़ा दिया। रुद्रा ने एक नज़र उठाकर उसे देखा तो निर्णय ने मुस्कुराकर कहा, तुम अपना काम करो, मैं अपना करता हूँ। इस तरह हम दोनों का काम हो जाएगा। उसकी बात सुनकर रुद्रिका मुस्कुरा दी। अब निर्णय रुद्रिका को खाना खिला रहा था और वो अपना काम कर रही थी। साथ में निर्णय खुद भी खाना खा रहा था और बीच बीच में उसके प्रेजेंटेशन पर ध्यान देते हुए उसे कुछ आइडिया बता रहा था। खाना खा लेने के बाद निर्णय ने प्लेट साइड में रखी और हाथ धोकर आया और अपना लैपटॉप लेकर प्रेजेंटेशन का सेकेंड हाफ प्लान करने लगा। वह दोनों जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। बिजनेस में वह दोनों राइवल थे, लेकिन इस घर में, इस कमरे में एक दूसरे के सामने वह पति पत्नी थे और निर्णय अपना वही फर्ज निभा रहा था। उसे अपनी पत्नी को इस प्रॉब्लम से निकालना था और इसके लिए वह जी तोड़ मेहनत भी कर रहा था। रुदिका की गर्दन दर्द करने लगी थी। वह कब से उस लैपटॉप के सामने बैठी थी। निर्णय ने उसे देखा और उसकी कमर के पीछे पिलो अरेंज किया और बोला, आराम से बैठो, काफ़ी देर हो गई है तुम्हें लैपटॉप पर काम करते हुए। रुद्रा ने गहरी सांस भरी और बोली, और हमारे पास टाइम नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में सोचने का। वैसे भी कल दोपहर को मीटिंग है, उससे पहले हमें यह सब कंप्लीट करना होगा। निर्णय ने उसका हाथ पकड़ा और धीरे से चूमकर बोला, हम कर लेंगे, तुम टेंशन मत लो, सब अच्छा होगा। निर्णय का बस इतना कहना ही यह रुद्रा को हिम्मत दे गया था। उसने हल्के से मुस्कुराकर हामी भरी तो और दोनों फिर से काम में लग गए। रुद्रिका काम करते करते कब सो गई उसे अंदाजा ही नहीं हुआ। निर्णय ने उसकी तरफ देखा और उसे सोते देखकर वह हल्के से मुस्कुरा दिया। उसने धीरे से उसके गाल को सहलाया और उसे ठीक से लिटाते हुए बोला, जानता हूँ काम इम्पॉर्टेंट है, लेकिन तुम्हारी सेहत भी उतनी ही ज़रूरी है। यह कहते उसने उसका लैपटॉप साइड किया और उसे ठीक से चादर उड़ाकर सुला दिया। अब निर्णय खुद उसका लैपटॉप लेकर बैठ चुका था और आगे की प्रेजेंटेशन अब वो रेडी कर रहा था। रुद्रिका आराम से सो चुकी थी और निर्णय अभी भी काम में लगा हुआ था। लगभग सुबह 5 बजे निर्णय की आंख लगी और वह वैसे ही बैठे बैठे सो गया। लैपटॉप अभी भी ऑन था, लेकिन तभी अचानक रुद्रिका का फ़ोन बजा और उसने हड़बड़ाकर उठते हुए फ़ोन उठाया। अलार्म बज रहा था जो वह रोज़ के लिए सेट करके रखती थी। उसने अपना माथा पकड़ते हुए कहा, ओ नो, 5 बज गए, मैं सो कैसे गई। सब कुछ गड़बड़ हो गया, प्रेजेंटेशन कैसे बनेगा। वह टेंशन में आ गई थी। उसने फ़ोन साइड रखा और अपनी बगल में देखा। निर्णय बैठे बैठे सो रहा था और लैपटॉप खुला हुआ था। रुद्रा ने उसको ठीक से लिटाने की कोशिश की,
लेकिन उसकी नींद खुल गई। वैसे भी रुद्रिका से कहाँ ही उसका बोझ संभलता। निर्णय ने नींद भरी आंखों से उसे देखा और बोला, क्या हुआ? रुद्रिका अचानक से निर्णय के गले लग गई। निर्णय ने उसे अपने एक हाथ से थामते हुए कहा, क्या हुआ? रुद्रा ने धीरे से कहा, मैं सो गई थी। प्रेजेंटेशन कैसे बनेगा अब? निर्णय ने उसे खुद से दूर करते हुए कहा, टेंशन की बात नहीं है, इट्स ऑलमोस्ट डन। बस एक बार तुम देख लो, अगर कुछ चेंजमेंट का तुम्हें लग रहा है तो कर लो, बाकी मैंने कर दिया है। अब प्रोडक्ट तुम्हारा है, मुझसे बेटर तुम जानती हो। रुद्रिका ने उसे हैरानी से देखा तो निर्णय ने कहा, मैंने कहा था ना सब हो जाएगा, टेंशन की कोई बात ही नहीं है। देखो अभी तो 5 बजे हैं, तुम्हारे पास अभी भी 6 घंटे बाकी हैं। देखा जाए तो 14 घंटे में हमने सब कुछ कर लिया। रुद्रिका ने उसे नम आंखों से देखा और बोली, तुम नहीं होते तो ये नहीं होता ना। थैंक यू सो मच, मेरे लिए टेंडर उठाना बहुत ज़रूरी था, और ये प्रेजेंटेशन भी। मैं बता नहीं सकती कि तुमने मेरे लिए क्या किया है। निर्णय ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थामा और धीरे से बोला, आई नो कि ये बिजनेस तुम्हारी जान है, उसके लिए तो तुम मुझसे भी लड़ सकती हो, और तुम्हारे बिजनेस को कोई हार्म करे ये मैं बिल्कुल नहीं होने दे सकता। ना तो मैं खुद ऐसा करूँगा और ना किसी को करने दूंगा। उसकी बात सुनकर रुद्रिका मुस्कुरा दी। निर्णय ने उसे देखा और बोला, तुम आराम से 2-3 घंटे सो सकती हो, अभी हमारे पास वक्त है। और अगर पहले प्रेजेंटेशन चेक करना चाहती हो तो वह भी कर सकती हो। अब सुकून की नींद तो प्रेजेंटेशन के बाद ही आएगी। तुम सो जाओ थोड़ी देर। मुझे पता है तुमने सारी रात जागकर ये काम किया है, इसलिए तुम आराम करो। रुद्रा ने उसे देखकर कहा। यह कहते हुए रुद्रिका ने निर्णय की गोद से लैपटॉप उठा लिया और सब कुछ चेक करने लगी। निर्णय मुस्कुराते हुए लेट गया। उसे सच में इस वक्त थोड़ी नींद की ज़रूरत थी। ऊपर से उसकी कमर भी काफ़ी दर्द कर रही थी। थोड़ी देर में निर्णय को नींद भी आ गई। रुद्रिका ने पूरा प्रेजेंटेशन एक बार चेक किया। ऑलमोस्ट सब कुछ ठीक था। उसने अब जाकर एक राहत की सांस ली और फिर वक्त देखा। 6:30 हो आए थे। वह जल्दी से उठी और फ्रेश होने चली गई। नहा धोकर तैयार होकर वह बाहर निकली और फिर नीचे चली आई। इधर मान और बेदू होटल पहुंच चुके थे। उन दोनों ने चेक इन किया और अपने रूम में चले आए। बेदू ने वह रूम देखा। काफ़ी प्यारा रूम था। रूम में एक तरफ डबल बेड लगा था और उसके बगल में मिरर और उसके साथ ड्रेसिंग पर कुछ सामान रखा हुआ था। बेड के ठीक सामने काउच रखा हुआ था और एक कॉफ़ी टेबल जिस पर सुंदर सा फ्लावर वास रखा हुआ था, और उसमें बेदू के फेवरेट लिली फ्लावर रखे हुए थे। बेदू ने झट से जाकर एक फूल निकाला और उसे सूंघते हुए बोली, बस ये सबसे प्रीटी है दुनिया में। माँ ने उसे देखा और मुस्कुराकर बोला, हाँ अभी अभी फ्रेश रखे हैं ना, इसलिए लग रहे हैं। शाम तक उनकी हालत देखना तुम, एकदम मुरझा जाएंगे। बेदू ने उसे देखा और फिर उस फ्लावर को उस वास में लगाते हुए बोली, वैसे खड़ूस मान, तुम काम के लिए जाने वाले हो, इतनी देर मैं यहाँ पर क्या करूँगी? मान ने गहरी सांस भरी और बोला, इसलिए तो मैं तुमको लाना नहीं चाहता था, लेकिन तुम्हें तो चुल मची थी आने की। मेरी बात तुम कहाँ ही मानती हो। उसकी बात सुनकर बेदू ने मुंह बना लिया तो मान बोला, अच्छा ठीक है, मेरी बात सुनो, अब रूम से बाहर अकेले मत जाना। पूरा दिन तुम रूम में रहोगी, बालकनी है ही, आराम से वहाँ पर बैठो, सो जो करना है करो। एक बात का खास ख्याल रखना, बाहर सर्दी है तो गर्म कपड़े पहन कर रखना, समझी? वरना तबीयत खराब हो जाएगी। बेदू ने मुंह बनाया और बोली, तुम खुद मुझे बच्चों के जैसे ट्रीट करते हो और फिर मुझे कहते हो कि मैं बच्चों की तरह बिहेव करती हूँ। तुम्हारी गलतियाँ हैं खड़ूस मान, तुमने मुझे अपने सर पर बिठा रखा है। मान उसे हैरानी से देख रहा था कि तभी वो बोली, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगी, पर तुम जल्दी वापस आओगे? मान ने मुस्कुराकर उसके गाल को सहलाया और बोला, पक्का प्रॉमिस, ठीक है, मैं वक्त से पहले वापस आ जाऊंगा। उसकी बात सुनकर बेदू भी मुस्कुरा दी। वह दोनों फ्रेश हुए और मान अब अपने काम पर जाने के लिए रेडी था। बेदाक्षी ने मान को देखा, जिसने फॉर्मल कपड़े पहन रखे थे। फॉर्मल शर्ट और पैंट में वह काफ़ी हैंडसम लग रहा था। बेदू की नज़र उस पर से नहीं हट रही थी। मान ने उसे देखते हुए कहा, ऐसे क्या देख रही हो? लेकिन बेदू तब जवाब देती जब उसका ध्यान उसकी बातों में होता। उसका ध्यान तो अपने हॉट और एलिगेंट पति पर था। मान ने उसे खोए हुए देखा तो बोला, अब ऐसे क्या देख रही हो तुम मुझे? बेदाक्षी ने उसे देखते हुए बिना पलके झपकाए कहा, तुम पर फॉर्मल बहुत ज़्यादा सूट करते हैं। अक्सर तुम फॉर्मल ही पहनते हो, पर मुझे आज तुम ज़्यादा ही हैंडसम लग रहे हो। मान ने मुस्कुराकर उसके करीब होते हुए
सरगोशी से कहा, अच्छा ऐसी बात है, वैसे तुम कहो तो मैं प्लान कैंसिल कर देता हूँ जाने का। फिर तुम, मैं, यह रूम और बेड, बोलो क्या इरादा है तुम्हारा। बेदू ने उसे हैरानी से देखा। मान ने हंसते उसकी नाक खींची और बोला, मैं होकर आता हूँ, तुम ध्यान रखना खुद का। यह कहते उसने उसका माथा चूम लिया। बेदाक्षी मुस्कुरा दी। मान उससे अलग हुआ और बोला, मैं आता हूँ। यह कहकर वह जाने को हुआ कि बेदू ने उसका हाथ पकड़ लिया। मान ने पलटकर उसे देखा तो बेदू ने आगे बढ़कर उसका गाल चूमते हुए कहा, आराम से जाना और जल्दी आना। मान के होंठों की मुस्कुराहट भी गहरी हो गई थी। मान ने उसे अपने ध्यान रखने को कहा और वहां से निकल गया। अब बेदू उस रूम में अकेली थी और क्या करना था यह उसे समझ में नहीं आ रहा था। उसने अपना और मान का सूटकेस देखा जो अभी भी वैसे का वैसा ही पड़ा था। उसने सोचा कि क्यों ना बैठकर ये कपड़े सेट कर लिए जाएं। उसने अपना और मान का सूटकेस बेड पर रखा और कपड़ों को कबर्ड में सेट करने लगी। अचानक से उसके हाथ में वह नाइटी लगी जो अंशिका ने उसे जबरदस्ती दिलवाई थी। बेदू ने मुंह बनाकर कहा, ये अंशु की बच्ची भी पता नहीं क्या क्या सोचती रहती है। पिछली बार भी उसने मुझे ऐसी नाइटी दिलवाई थी और मान के सामने मुझे कितना अजीब फील हुआ था। एक काम करती हूँ, इसे छुपा देती हूँ। अगर मान ने इसे देख लिया तो पता नहीं क्या सोचेंगे। मुझे एक बार फिर शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ेगी। इस अंशु की बच्ची को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। बेदू ने कुछ सोचा और उस नाइटी को अपने कपड़ों के बीच छुपा कर रख दिया ताकि मान की नज़र उस पर ना जाए। उसने जल्दी से सारे कपड़े सेट किए और तभी मान के बैग में उसे एक सॉपर मिला। बेदाक्षी ने उस सॉपर को देखते हुए कहा, इसमें क्या है। वह अभी उसे ओपन करके देखने ही वाली थी कि तभी उसका फ़ोन बजा। उसने वह सॉपर वैसे का वैसा ही अलमारी में रख दिया और फ़ोन उठाया। यह अंशिका का कॉल था और वेदाक्षी उसके साथ गपशप में लग चुकी थी। इधर रुद्रिका ऑफिस आ चुकी थी। उसने अपने पूरे स्टाफ को एक जगह इकट्ठा किया। सब लोग जब ऑडिटोरियम हॉल में आ गए तो उसने उन सबको देखते हुए कहा, सबको पता है कि हमने इस प्रोजेक्ट के लिए कितनी मेहनत की थी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वह फाइल करप्ट हो चुकी थी और हमारे पास ऐसा कोई बैकअप प्लान भी नहीं था। सब लोग उसकी बात बड़ी ध्यान से सुन रहे थे और उनके बीच में मौजूद वह लड़की भी जिसने ये सारा रायता फैलाया था, वह भी क्यारा के कहने पर। रुद्रा ने गहरी सांस ली और बोली, खैर जो हुआ सो हुआ, फिर उसे बदल भी नहीं सकते। फिलहाल तो हमें मीटिंग कैसे भी करके संभालनी है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब हेल्पफुल रहेंगे। रुद्रिका जानना चाहती थी कि इन सबके पीछे किसका हाथ था और इसलिए उसने किसी को भी यह नहीं बताया कि उसने दोबारा से प्रेजेंटेशन रेडी कर लिया है। उसका स्टाफ उसे हर तरह से कॉपरेट करने को तैयार था। अब एक आध कोई धोखेबाज निकल जाए तो उसके लिए सबको ब्लेम नहीं किया जा सकता था। रुद्रिका ने उन सबको देखा और बोली, अभी थोड़ी देर में मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। मैं कोशिश करूंगी कि यह टेंडर हमारी कंपनी को मिले, क्योंकि यह टेंडर हमारी कंपनी के लिए एक बूस्टर पॉइंट होगा जो हमारी कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा देगा। उम्मीद कम है, लेकिन फिर भी जितनी भी उम्मीद है, उम्मीद पर दुनिया कायम है और मैं इस तरह से अपनी उम्मीद को नहीं तोड़ सकती, क्योंकि मेरे पीछे आप सबकी उम्मीद जुड़ी है। ये भी मैं जानती हूँ। बस आप सबसे यही आशा है कि आप हर कदम पर मेरा साथ देंगे। उसके स्टाफ में से एक ने कहा, आप चिंता मत कीजिए मैम, हम आपके साथ हैं। कल भी आपके साथ थे और आगे भी आपके साथ रहेंगे। आखिर इस कंपनी ने हमें उस वक्त मौका दिया था जब कोई भी हमें मौका देने को तैयार नहीं था। उसकी बात सुनकर रुद्रिका मुस्कुरा दी। थोड़ी देर में वह कॉन्फ्रेंस रूम में थी। डेविड उसके सामने वाली चेयर पर बैठा था। रुद्रा ने डेविड को देखा, फिर बोली, सबसे पहले तो मुझे इतना टाइम देने के लिए थैंक यू। डेविड ने उसे देखते हुए कहा, मुझे सिर्फ रिजल्ट से मतलब है रुद्रिका, बाकी मैं प्रोफेशनल के अलावा किसी से भी पर्सनल रिलेशन नहीं बनाता। उसकी बात सुनकर रुद्रिका ने गहरी सांस भरी। थोड़ी देर में कुछ और कंपनी के लोग भी वहां आ चुके थे। क्यारा भी वहीं थी। यह टेंडर हर कोई अपनी कंपनी के लिए हासिल करना चाहता था। क्यारा ने रुद्रिका को देखा और उसे एक लुक दिया, जैसे कहना चाह रही हो, तुम्हें हारने से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन रुद्रिका ने उसकी नज़रों को नज़रअंदाज कर दिया। उसे सिर्फ अपने प्रेजेंटेशन के ठीक से हो जाने से मतलब था। जल्दी मीटिंग स्टार्ट हो गई और बारी बारी सब लोग अपना अपना प्रेजेंटेशन दिखाने लगे। जाहिर था सबसे बेस्ट प्रेजेंटेशन वाली कंपनी के नाम पर ही टेंडर होता और जिसकी कोटेशन सबसे अच्छी होती है, यह टेंडर उसी का था। क्यारा ने भी अपनी प्रेजेंटेशन दिया और इस बार
काफ़ी इफ़ेक्टिव था उसका प्रेजेंटेशन, लेकिन रुद्रिका को इससे कोई मतलब नहीं था। हालांकि क्यारा उसे बार बार अजीब सा लुक देते हुए प्रोवोक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सेल्फ कंट्रोल करना रुद्रिका को अच्छे से आता था। और आखिर में बारी आई रुद्रिका की। अभी रुद्रा अपनी चेयर से खड़ी हो ही रही थी कि तभी क्यारा ने एक कनिंग स्माइल के साथ कहा, वैसे मिस रुद्रिका क्या ही प्रेजेंटेशन देंगी। मैंने सुना है कि उनकी फाइल करप्ट हो गई थी, वह भी प्रेजेंटेशन के सिर्फ एक दिन पहले। मुझे नहीं लगता कि उनके पास दिखाने के लिए कुछ भी है। क्यारा की बात सुनकर सब लोग हैरानी से रुद्रिका की तरफ देखने लगे थे। रुद्रिका बिजनेस के मामले में एक अच्छा खासा जाना पहचाना चेहरा थी। आज तक किसी भी टेंडर में उसका नाम टॉप 5 में रहा था, और आज सुनने को मिल रहा था कि रुद्रिका की प्रेजेंटेशन की फाइल करप्ट हो गई थी। सब लोग आपस में गॉसिप करने लगे। तभी रुद्रिका ने क्यारा को जवाब देते हुए कहा, मिस क्यारा, बेहतर होगा आप अपने काम से काम रखें। मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं, मेरे साथ क्या हो रहा है और क्या नहीं, इसके बारे में आपको सोचने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात, मेरे पास प्रेजेंटेशन है या नहीं, वह मेरा हेडेक है। तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? अगर तुम्हें इतनी टेंशन है तो ये टेंडर मुझे लेने दो, तुम बैकआउट कर दो। उसकी बात सुनकर क्यारा का खून खौल गया। इससे पहले कि वह कुछ और बोलती, डेविड ने कहा, कंटिन्यू रुद्रा एंड इग्नोर दैट शिट। यह सुनकर तो क्यारा का चेहरा ही काला पड़ चुका था। डेविड को आखिर रुद्रिका पर इतना भरोसा क्यों था? क्यारा यही नहीं समझ पा रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि प्रोफेशनल रिलेशन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, जो क्यारा ने कभी बनाए ही नहीं। वह तो अपने ही ऐशो आराम में इतनी मगन रही कि उसने कभी आसपास देखा ही नहीं। रुद्रिका ने अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट किया। सब लोग बड़ी ध्यान से देख रहे थे। वैसे भी हर किसी को पता था कि रुद्रिका बारीक से बारीक चीज़ों पर काम करती थी, और उसका प्रेजेंटेशन अटेंड करने के बाद हर किसी को अपने प्रेजेंटेशन की गलतियां और माइनस पॉइंट भी नज़र आ जाते थे। रुद्रिका अपना प्रेजेंटेशन दे रही थी, हर कोई बड़े ध्यान से उसे देख रहा था और समझ भी रहा था। वहीं क्यारा जल भुनकर राख हो रही थी। उसे तो इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि इतनी जल्दी रुद्रिका ने दूसरा प्रेजेंटेशन रेडी कैसे कर लिया। उसने मन ही मन खुद से कहा, यह कैसे पॉसिबल है, यह हुआ कैसे? रुद्रिका के प्रेजेंटेशन की फाइल तो खराब हो चुकी थी, तो फिर यह सब कैसे? इतनी जल्दी तो दूसरा प्रेजेंटेशन रेडी करना पॉसिबल ही नहीं है। क्यारा यही सब सोच रही थी, लेकिन उसके पास जवाब नहीं था। रुद्रिका ने अपना प्रेजेंटेशन खत्म किया तो डेविड ने मुस्कुराकर कहा, मुझे पता था तुम मेरे 20 घंटे वेस्ट नहीं जाने दोगी। तुम सच में बेस्ट हो रुद्रिका। रुद्रा ने मुस्कुराकर थैंक यू कहा। सबने उसके लिए तालियां बजाईं और रिजल्ट वही निकला। टेंडर रुद्रिका की कंपनी के नाम का निकला। उसने जल्दी से उस प्रोजेक्ट के लिए साइन भी कर दिया, और क्यारा कुछ नहीं कर पाई थी। सबने उसे कांग्रेचुलेट किया और चले गए, लेकिन क्यारा वहीं थी। रुद्रिका ने उसके पास आकर उसके सामने खड़े होते हुए अपने हाथ बांधे और बोली, मुझे पता है मेरी प्रेजेंटेशन में जो गड़बड़ हुई है उसमें कहीं ना कहीं तुम शामिल हो, लेकिन मेरे पास तुम जैसों के मुंह लगने का टाइम नहीं है। तुमने जो किया सब ठीक किया, लेकिन तुमने एड़ी चोटी का जोर लगाकर भी इस टेंडर को मेरे नाम पर निकलने से रोक नहीं पाई। क्यारा ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और दांत पीसते हुए बोली, तुम कितना ही उड़ लो, तुम्हारे पर तो मैं ही काटूंगी। रुद्रिका ने हंसते हुए कहा, यह पर वर की बात तुम ना करो तो ही बेहतर है, क्योंकि मेरे पर निकलते हो या ना निकलते हो, तुम्हारे जरूर निकल आए हैं, और इन परों को कैसे काटना है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। यह कहते हुए रुद्रिका ने उसे एक लुक दिया और कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकल गई। बाहर निकलते उसे सामने निर्णय मिला। निर्णय ने उसे आंखों से इशारा करते हुए पूछा, क्या रिजल्ट रहा? रुद्रिका झट से दौड़कर गई और उसके गले लग गई। निर्णय हैरान था। उसने उसे एक हाथ से कमर से थामा और बोला, ओह अच्छा ठीक है, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन सब लोग हमें देख रहे हैं। वो ये सुनकर झट से उससे अलग हुई और बोली, थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए। निर्णय ने गहरी सांस ली और बोला, मोस्ट वेलकम। अब बताओ रिजल्ट क्या रहा? उसने चहक कर कहा, टेंडर हमारी कंपनी को मिला है। जब उसके स्टाफ ने यह सुना तो खुशी से हल्ला मचा दिया और तालियां बजाने लगे। रुद्रा ने उन सबको देखा और मुस्कुराकर उन सबको शांत करते हुए बोली, अच्छा शांत शांत, सबसे पहले तो आप सबका थैंक यू इस मुश्किल वक्त में भी मेरा साथ ना छोड़ने के लिए, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए। बाकी अब हमारा काम बढ़ने वाला है, तो कमर कस लो सब। वही क्यारा जो अभी रुद्रिका के पीछे पीछे आई थी,
उसने जब पहले रुद्रिका को निर्णय को इस तरह से हक करते देखा और फिर उसके स्टाफ को इतना खुश होते देखा तो और ज़्यादा कुड़ गई, लेकिन इसके सिवा वह कुछ कर नहीं सकती थी। उसने उस लड़की को देखा जिसने उसकी हेल्प की थी। वह एक तरफ खड़ी थी। तभी रुद्रिका ने कहा, वैसे मिस तेजल, अब हमें आपकी यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। वह लड़की जिसने क्यारा की हेल्प की थी अपना नाम सुनकर हैरानी से सीधी खड़ी हो गई और रुद्रिका की तरफ देखने लगी। रुद्रिका ने उसे देखते हुए कहा, आपने हमारी कंपनी की बहुत ज़्यादा हेल्प की। सबसे ज़्यादा मेहनत तो आपको मेरे प्रेजेंटेशन बिगाड़ने में लगी थी। सो आप अपने काम में सक्सेसफुल रहीं। अब आप यहाँ से जा सकती हैं। मुझे आपका रेजिग्नेशन लेटर 1 घंटे के अंदर अंदर अपनी टेबल पर चाहिए। उस लड़की ने हड़बड़ाकर कहा, पर मैम, आई एम सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया था। रुद्रिका ने एक तेज आवाज़ के साथ कहा, तुम बची हो जो कोई भी तुम्हें लॉलीपॉप का लालच देगा और उसके बहकावे में आकर तुम कुछ भी कर दोगी। मुझे कुछ नहीं सुनना, ना ही कोई सफाई सुननी है, ना ही तुम्हारी दलीलें। चुपचाप से रेजिग्नेशन लेटर दो और निकलो यहाँ से। तेजल की आंखों में आंसू आ चुके थे। उसने क्यारा की तरफ देखा, लेकिन क्यारा बिना कुछ कहे वहां से आगे बढ़ चुकी थी। उसने उसके पीछे जाते हुए कहा, मैम प्लीज, आप तो मुझे अपनी कंपनी में जॉब दोगे ना? मैं कहाँ जाऊंगी? अचानक से जॉब जाने पर मुझे कौन ही जॉब देगा? क्यारा ने उसे देखा और बोली, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई जॉब नहीं है। तुम जो चाहे वह करो, जहाँ जाना चाहो वहाँ जाओ। आई रियली डोंट केयर अबाउट यू। तेजल हैरान थी। क्यारा का साथ देकर उसने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली थी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। कम से कम रुद्रा की कंपनी में उसे एक रिस्पेक्टफुल जॉब तो मिली हुई थी, और तो और उसे अच्छी खासी सैलरी भी पे की जाती थी। लेकिन एक जरा से लालच के खातिर उसने क्यारा का साथ दिया और एक ही झटके में अपना सब कुछ खो दिया। शाम का वक्त, मनाली होटल रूम। मान जब कमरे में आया तो उसे बेदाक्षी आराम से बेड पर सोती हुई मिली। मान ने आकर अपने कपड़े बदले और बेदू को जगाते हुए बोला, बेदू उठ जाओ, शाम हो रही है और तुम अब तक सो रही हो। बेदाक्षी ने कुनमुनाते हुए कहा, मैं अभी तो सोई थी, थोड़ी देर और सोने दो। ये कहते हुए उसने करवट बदल ली। मान ने गहरी सांस ली और बोला, बेदू उठ भी जाओ, चलो कहीं चलते हैं। अब यहाँ पर आकर भी अगर तुम कमरे में ही रहना है तो क्या फायदा आने का? बेदू तो मानो जैसे उसकी बात सुन ही नहीं रही थी। माँ ने उसे जबरदस्ती पकड़कर उठाया और बोला, उठो, बहुत हुआ तुम्हारा नाटक, चलो कहीं घूम कर आते हैं। बेदू ने उसके कंधे पर अपना सिर टिकाया और बोली, सोने दो ना खड़ूस मान, नींद आ रही है। मान ने घूर कर उसे देखा और बोला, सो जाना, चलो पहले कहीं होकर आते हैं, डिनर भी बाहर ही कर लेंगे। अब बेदू के पास उठने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। वह उठी और फ्रेश होने चली गई। थोड़ी देर बाद वह कपड़े चेंज करके आ चुकी थी। उसने इस वक्त एक क्रॉप टॉप और जीन्स पहन रखी थी, जिसमें वह काफ़ी प्यारी लग रही थी। बालों को उसने बांधकर पोनी बना ली थी। मान ने उसे देखा और बोला, आज तो पुरानी वाली बेदू नजर आ रही है तुम्हें। बेदू ने उसे देखते हुए कहा, मैं तो पुरानी वाली हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं बदली। तुम बहुत बदल गए हो शुरू से अब तक। उसकी बात सुनकर मान मुस्कुरा दिया। मान ने उसे उसका ओवरकोट पहनाते हुए उसका हाथ पकड़ा और बोला, चलो चलते हैं, और दोनों बाहर निकल आए। बेदाक्षी ने उसके हाथ को अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए कहा, हम कहाँ जा रहे हैं? माँ ने उसे देखते हुए कहा, ज़्यादा दूर नहीं है, यहीं पास में मैंने एक गार्डन देखा था, बहुत खूबसूरत था। खास बात यह थी कि उसके साथ एक ओपन रेस्टोरेंट भी था, तो मुझे लगा वहीं होकर आते हैं। अब जब आए हैं तो कहीं ना कहीं तो चलते हैं। बेदू मुस्कुरा दी। थोड़ी देर में वह लोग गार्डन में थे। हालांकि अंधेरा हो चुका था, लेकिन फिर भी वह गार्डन काफ़ी खूबसूरत नजर आ रहा था। उसके पौधों पर लाइट्स लगाई गई थी, जिनकी वजह से उन पौधों की खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ गई थी। दोनों वहीं थोड़ी देर एक दूसरे का हाथ पकड़े उस घास के मैदान पर घूम रहे थे। कोई कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन फिर भी दोनों खुश थे। कुछ पलों बाद मान ने बेदू को देखते हुए कहा, वैसे मुझे यह बताओ, तुम्हारी प्रैक्टिस का क्या हाल है? पहले हमारा मैटर और उसके बाद अब तुमने छुट्टियां ले ली। मैडम, इस तरह से तो बन गई तुम लायर। बेदू ने उसे देखते हुए कहा, देखो खड़ूसमान, मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो। मैं जब तक कुछ नहीं करती तब तक की बात है। अगर मैंने एक बार सोच लिया ना, तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और रही बात मेरी प्रैक्टिस की, तो वह तो देखो मुझे कंटिन्यू करनी है। और तुम देखना, तुम्हारी बीवी तुम्हारा नाम रोशन करेगी। तुम्हें प्राउड होगा कि तुम मेरे हस्बैंड हो, समझे? अभी तुम्हें दुनिया सिर्फ बिजनेसमैन मानवीर राजावत के नाम से जानती है, लेकिन एक वक्त पर तुम्हें अब पूरी दुनिया
बेदाक्षी मान भी राजावत के नाम से जानेगी, समझे। बेदाक्षी ने यह बात बड़े ही कॉन्फिडेंट के साथ कही थी। मान ने मुस्कुराकर उसके गाल पर अपना हाथ रखा और धीरे से उसके गाल को सहलाकर बोला, और मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब पति होऊंगा अगर ऐसा हुआ तो, समझी। बेदू ने उसे देखा और फिर उसे चिढ़ाते हुए बोली, तुम्हें जलन नहीं होगी? किस बात की जलन? मान ने उससे सवाल किया। यही कि लोग फिर तुम्हें तुम्हारी पत्नी के नाम से जानेंगे, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा ना? बेदू ने उससे फिर सवाल किया। मान ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, मुझे क्यों नहीं अच्छा लगेगा? मैं तो सबसे ज़्यादा खुश होने वाला हूँ इस बात पर, तुम देखना। और जैसा कि तुमने कहा, यह दुनिया एक दिन मुझे ज़रूर तुम्हारे नाम से जानेगी। वेदू उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। थोड़ी देर बाद दोनों उस रेस्टोरेंट में आ गए जिसके बारे में मान बात कर रहा था। दोनों ने अपने लिए खाना ऑर्डर किया और खा पीकर वापस होटल आ गए। मान काफ़ी थका हुआ था, लेकिन फिर भी वेदाक्षी के साथ इस वक्त वो एंजॉय करना चाहता था। वैसे भी दोनों काफ़ी कम ही अकेले में साथ में वक्त बिता पाते थे, और अब जब उन दोनों को अकेले में वक्त मिल रहा था तो दोनों एक दूसरे का साथ भरपूर एंजॉय कर रहे थे। दोनों वापस रूम में चले आए। अब बेदू को तो कहाँ नींद आने वाली थी, वह तो अभी कुछ देर पहले ही सोकर उठी थी। मान कपड़े चेंज करके आया और बेदाक्षी को देखकर बोला, तुम अब तक बैठी क्यों हो? सोना नहीं है क्या? 11 बज रहे हैं। बेदू ने उसे देखकर कहा, अब मुझे नींद कहाँ आएगी, मैं तो अभी अभी सोकर उठी हूँ ना। मान ने उसे देखते हुए कहा, तो बिना वक्त के सोने को किसने कहा था तुम्हें? बेदू ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम्हारी गलती है खड़ूस मान, तुमने कहा था जल्दी आओगे और तुम देर से आए। मैं अकेले अकेले बोर हो गई थी तो और क्या करती, मेरे पास कुछ करने को भी तो नहीं था। मान ने बेड पर लेटते हुए कहा, बेदू सो जाओ, मुझे नींद आ रही है, मैं काफ़ी थका हुआ हूँ। बेदू ने उसकी तरफ पलटकर पालती लगाई और एक पिलो को अपनी गोद में रखकर बोली, पर मुझे तो नींद नहीं आ रही ना। मान ने उसे घूर कर देखा और अचानक उसे पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। बेदाक्षी लगभग उसके ऊपर थी और वह हैरानी से उसे देख रही थी। मान ने उसे देखते हुए कहा, तुम्हें नींद नहीं आ रही है ना? बेदाक्षी ने धीरे से नामे गर्दन हिला दी। मान ने उसे कमर से पकड़ा और अगले ही पल उसे पकड़कर पलट गया। अब बेदाक्षी मान के नीचे थी और मान पूरी तरह से बेदू के ऊपर था। वो उसे आंखें फाड़कर हैरानी से देख रही थी। मान ने उसके करीब झुकते हुए कहा, तो तुम्हें सच में नींद नहीं आ रही? वेदाक्षी ने अपने पलकी जल्दी जल्दी झपकाकर डरते डरते नामे गर्दन हिला दी। बेचारी को सच में नींद नहीं आ रही थी और मान उसे परेशान कर रहा था। मान ने उसके कुछ और करीब होते हुए कहा, तो फिर कुछ बैठ एक्सरसाइज कर लेते हैं, तुम्हें थकान होगी तो तुम सो जाओगी, क्या विचार है तुम्हारा? उसकी बात सुनकर बेदाक्षी हैरान रह गई थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह कुछ ऐसा कह देगा। वह अपनी पलकें जल्दी जल्दी झपकाते हुए उसे देख रही थी। वह सच में हैरान थी और मान उसे एकटक देखे जा रहा था, जैसे उसे आंखों ही आंखों में बताना चाह रहा हो कि वह जो कह रहा है उसमें रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ने वाला। वेदू ने उसके सीने पर अपने हाथ रखे और जल्दी से उसे खुद से दूर करते हुए हड़बड़ाकर बोली, बिल्कुल नहीं, मुझे बहुत नींद आ रही है, हटो तुम यहाँ से, मुझे बहुत नींद आ रही है। यह कहते उसने मान को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश की। मान ने उसके दोनों हाथों को पकड़ा और उसके सिर के पास इर्द गिर्द दबाते हुए बोला, अभी तो तुम्हें नींद नहीं आ रही थी, अचानक से तुमको इतनी जल्दी नींद आने लगी। बेदाक्षी ने उसे मासूमियत से देखा और जैसे कहना चाह रही हो, मान जाओ तुम, जबकि मान की आंखों में शरारत साफ झलक रही थी। बेदू ने डर से कहा, मुझे सच में नींद आ रही है। वह किसी शेरनी से भीगी बिल्ली बन चुकी थी। माँ ने उसकी गर्दन में अपने चेहरे को छुपाते हुए कहा, अब मुझे नींद नहीं आ रही, चलो कुछ एक्सरसाइज कर ही लेते हैं, हम दोनों के लिए अच्छा होगा। वेदाक्षी सच में हैरान थी, उसकी सांसें अटक चुकी थी। ऊपर से मान की गर्म सांसें उसे अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ आते ही ऐसा कुछ मान का बदला मिजाज देखना पड़ेगा। वह सच में कम से कम आज तो इन सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन मान की नज़दीकियों से वह तो हिलना तक भूल गई थी और मान को मन ही मन उसकी हालत पर हंसी आ रही थी। बेदू ने हिम्मत करके अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश की और धीरे से बोली, मान प्लीज हटो यहाँ से। मान ने धीरे से कहा, तुम्हें नींद नहीं आ रही है ना? मैं तो बस ट्राई कर रहा हूँ कि तुम्हें नींद आ जाए। लेकिन अगले ही पल बेदू ने अपने हाथों से छुड़वाया और उसे धक्का दिया, लेकिन मान कहाँ हिलने वाला था। मान ने उसे देखा और बोला, तुमने क्या मुझे कोई खिलौना समझ रखा है?
जिसे तुम इतनी आसानी से खुद से दूर कर दोगी। बेदाक्षी ने छोटा सा मुंह बनाया और मासूमियत से बोली, प्लीज हट जाओ। माँ ने उसे देखा और अब उसे ज्यादा परेशान करना उसे ठीक नहीं लगा। बेदू का चेहरा देखकर लग रहा था मानो वह कभी भी रो देगी। मान उससे अलग हुआ और बेदू ने एक राहत की सांस ली ही थी कि तभी मान ने उसकी कमर में अपना हाथ डाला और उसे पकड़कर अपने बेहद करीब कर लिया। बेदाक्षी उसके सीने से आ लगी। माँ ने उसके चेहरे पर आए बालों को ठीक करते हुए कहा, अब सो जाओ और मुझे भी सोने दो। सच में बहुत थक गया हूँ मैं, और नींद भी आ रही है। बेदाक्षी कुछ पल उसके चेहरे को देखती रही और फिर धीरे से हाँ में गर्दन हिला दी। मान ने मुस्कुराकर उसका माथा चूम लिया। बेदू ने अपनी आंखें बंद कर लीं। मान ने उसे देखा और फिर अपनी आंखें बंद करके सुकून से सो गया। मान जल्दी ही उस दिन अपना काम निपटाकर आ चुका था और अब उसका दिमाग कुछ और खुराफाती में लगा हुआ था। अब जब वो लोग यहाँ पर कुछ दिन रुकने वाले थे तो मान ने सोचा कि क्यों ना बेदाक्षी के लिए कुछ स्पेशल किया जाए, और जब वह कुछ स्पेशल कर ही रहा था तो क्यों ना बेदू के सामने अपने प्यार का इजहार ही कर दिया जाए। उसने एक नज़र बेदू को देखा जो सो रही थी। वह उसकी हरकत पर मुस्कुरा दिया। ये लड़की यहाँ आकर भी सोना नहीं छोड़ सकती थी। वह भी अभी आया था और उसने अगले ही पल अपना फ़ोन निकाला और होटल मैनेजमेंट को कॉल करके कुछ इंस्ट्रक्शन दिए। उधर से जैसे ही ओके की आवाज़ आई, मान ने थैंक यू कहकर कॉल कट कर दिया। मान ने बेदू को देखा और उसके पास जाकर बैठते हुए धीरे से उसके गाल को सहलाकर कहा, आई विल मेक श्योर कि आज की शाम तुम्हारे लिए बेहद खूबसूरत हो। ये सोचते हुए वो मुस्कुरा दिया और झुककर उसका माथा चूम लिया। मान ने बेदू के लिए खूबसूरत सी ड्रेस ऑर्डर की और फिर शाम होने का इंतजार करने लगा। इधर गौरव नित्या के सवाल से परेशान था। वह उससे चिढ़ता था, यह बात उसे पता थी, लेकिन उसकी इतनी केयर क्यों करता था ये वह नहीं समझ पा रहा था। लेकिन कुछ तो था जो उसे नित्या को किसी प्रॉब्लम में देखना जरा अच्छा नहीं लगता था, और वह हमेशा आगे बढ़कर उसे प्रॉब्लम से निकाल लेता था। भाई नित्या अपनी फीलिंग्स को लेकर बिल्कुल क्लियर थी और उसका बस चलता तो वह आज ही गौरव को अपने मन की बात बता देती। लेकिन गौरव उससे चिढ़ता था और उसे पता था कि अगर वह बताएगी तो शायद गौरव इस बात को भी मजाक में ले जाए। इसलिए वह अपनी फीलिंग्स का मजाक तो बिल्कुल नहीं बनने देना चाहती थी। उसने कुछ और वेट करने का सोचा। वह चाहती थी कि गौरव अपने अंदर की उन फीलिंग्स को बाहर निकाले जो वो उसके लिए फील करता था, और उन्हें एक नाम दे जैसे कि उसने दिया था। शाम के वक्त मान ने बेदू को वह ड्रेस थमाया और बोला, जल्दी से तैयार हो जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। बेदू तो सरप्राइज के नाम से ही खुश हो गई थी। उसने चहकर कहा, सरप्राइज है? तुम बस मुझे 10 मिनट दो, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। मान ने हंसकर कहा, पूरा 1 घंटा लो, कोई जल्दी नहीं है, लेकिन अच्छे से तैयार हो, समझी? बेदू मुस्कुराई और जल्दी से वह ड्रेस लेकर चेंज करने चली गई। थोड़ी देर बाद वह चेंज करके बाहर निकली। तब तक मान भी कपड़े बदल चुका था। उसने बेदू की तरफ देखा। वह एक मैरून कलर का साइड स्लिट गाउन था और वह स्लिट बेदू के राइट लेग पर थाई से लेकर नीचे तक था, जिससे उसका गोरा पांव साफ नजर आ रहा था। वहीं वह ड्रेस बंद शोल्डर भी था और बेदाक्षी के गोरे बदन पर वह बेहद खूबसूरत लग रहा था। मान की तो नजरें ही उस पर अटक कर रह गई थी। वह पलके झपकाना तक भूल चुका था। बेदू ने उसे देखा और बोला, अब ऐसे भी क्या देख रहे हो तुम, मुझे तैयार होना है। यह कहते हुए उसने मान को आईने के सामने से हटा दिया। मान ने उसे देखते हुए कहा, जरूरत तो नहीं लग रही है, ऐसे ही अच्छी लग रही हो, चलो चलते हैं। यह कहते हुए उसने लगभग बेदाक्षी की कलाई पकड़ ली थी और उसे ले जाने को तैयार था। तभी बेदाक्षी ने जल्दी से कहा, नहीं, तैयार होने दो, तुम्ही ने कहा था ना अच्छे से तैयार होना, अब तैयार हो रही हूँ ना। यह कहते उसने अपना हाथ छुड़ाया और तैयार होने लगी। मान जाकर काउच पर बैठ गया और उसे देखने लगा। बेदू बीच बीच में उसे देख रही थी। उसे अजीब तो लग रहा था, लेकिन वह चुप ही थी। थोड़ी देर बाद वह तैयार थी। मान ने उसे देखा। उस गाउन के साथ साथ उसने हल्का सा मेकअप किया था और एक डायमंड का पतला सा नेकलेस कैरी किया था। बालों को उसने हल्का कर्ल करके खुले छोड़ रखा था। उसने पलटकर मान को देखा और बोली, अब चलो, अब मैं तैयार हूँ। मान मुस्कुराते उठा और उसने अपना हाथ उसके सामने कर दिया। बेदाक्षी ने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ा और दोनों वहां से निकल गए। बेदाक्षी ने मान को देखते हुए कहा, हम कहाँ जा रहे हैं? मान ने मुस्कुराकर कहा, ज्यादा दूर नहीं, बस टेरेस पर।
बेदू ने उसे अजीब तरह से देखा और बोली, बस टेरिस पर? और उसके लिए तुमने मुझे इतना तैयार करवाया? मान ने मुस्कुराकर उसे देखते हुए कहा, चलो तो सही, अभी पता चल जाएगा। वह दोनों जल्दी ही टेरेस पर आ चुके थे। मान ने वहां पहले ही खूबसूरत से डेकोरेशन करवा ली थी। आखिर आज उसे अपने दिल की बात अपनी पत्नी को जो बतानी थी। टेरेस पर बेहद ही खूबसूरती से डेकोरेशन की गई थी। हर तरफ सेंटेड कैंडल्स जल रही थी। जगह जगह पर रोड पेटल्स और हार्ट से बैलून्स बिखरे हुए थे और सेंटर में एक राउंड टेबल पर रेड वेलवेट का केक और उसके साथ डिनर की सारी तैयारियां की गई थी। बेदू ने सब कुछ देखा तो हैरानी से बोली, यह सब कितना सुंदर है, तुमने करवाया? माँ ने उसे देखा और उसे छेड़ते हुए बोला, नहीं, पड़ोसी ने। उसकी बात सुनकर बेदाक्षी का मुंह बन गया। मान ने उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर टेबल की तरफ बढ़ गया। बेदाक्षी और मान दोनों अपनी अपनी चेयर्स पर बैठ चुके थे। बेदू ने उसे देखा और बोली, इतना सब कुछ, कोई खास ओकेजन है क्या आज, जो मैं भूल गई? उसने धीमी और प्यारी सी आवाज में कहा था। माँ ने उसे देखते हुए मुस्कुराकर कहा, खास नहीं, बहुत खास है, लेकिन पहले डिनर कर लो। यह कहते उसने बेदाक्षी की तरफ नाइफ बढ़ाया और उसे केक कट करने को कहा। बेदू ने नाइफ लिया और केक कट करने लगी। वह केक कट कर ही रही थी कि अचानक से बीच में कहीं जाकर चाकू अटक गया। उसने मान की तरफ देखा और बोली, ये क्या है, यह नाइफ आगे क्यों नहीं जा रहा है? मान ने उसे देखकर कहा, जोर लगाओ थोड़ा, जाएगा। लेकिन जब बार बार करने पर भी केक कट नहीं हुआ तो बेदू ने अब अपने हाथों का यूज़ किया और उस जगह से केक को दबाकर देखा। वहाँ पर कुछ हार्ड सा उसे महसूस हो रहा था। उसने तुरंत वह चीज़ निकाली। हालांकि वह पूरी तरह से केक में लथपथ थी, लेकिन फिर भी उसने टिश्यू पेपर की हेल्प से उस बॉक्स को पूरी तरह साफ कर लिया था। वह ज्वेलरी बॉक्स था। बेदू ने हैरानी से मान की तरफ देखा तो मान ने मुस्कुराकर उसे ओपन करने को कहा। बेदू ने उसे ओपन किया तो उसमें खूबसूरत सी 2 कपल रिंग्स थी। बेदू हैरानी से वह सब देख रही थी। उसने हैरानी से मान की तरफ देखा तो मान ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाकर उसके एक हाथ को अपने हाथ में पकड़ा और प्यार से बोला, मैं मानता हूँ हमारे केस में सब कुछ बहुत जल्दीबाजी में हुआ। हमारी शादी भी जल्दीबाजी में हुई थी और जब तुम्हें सब कुछ पता लगा तो तुम भी नाराज होकर चली गई थी। लेकिन ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं खोना चाहता और आज से नहीं, मैं तुम्हें उस वक्त से प्यार करता हूँ जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। बेदू ने उसे हैरानी से देखा तो मान ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें पहली बार तुम्हारे कॉलेज के इवेंट में देखा था। वहाँ पर मैं एज ए चीफ गेस्ट इनवाइटेड था और उस वक्त से ही तो मेरे जहन में इस कदर बस चुकी थी कि वह जगह कोई नहीं ले सकता था। सोचा था तुम्हारी पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद बाकायदा तुम्हें प्रपोज करूँगा, लेकिन घर वालों ने रिश्ता तय कर दिया, वह भी तुम्हारी बहन के साथ। तो लास्ट मोमेंट पर जो समझ आया मैंने वह कर दिया। लेकिन आज मैं सच कह रहा हूँ, आई लव यू, आई लव यू सो मच। बेदाक्षी जहाँ कुछ देर पहले हैरान थी, वहाँ अब उसकी आंखों में हल्की नमी उतर आई थी। वह जल्दी से उठी और जाकर मान के गले लग गई। मान ने भी उसे अपनी गोद में बैठाते हुए अपने सीने से लगा लिया। थोड़ी देर तक वह दोनों यूं ही एक दूसरे की नज़दीकियों को महसूस करते रहे और फिर वेदू ने अलग होते हुए धीरे से कहा, आई लव यू टू खड़ूस मान। पता नहीं कैसे कब, लेकिन प्यार हो गया तुमसे। जब तुमसे दूर थी तो गुस्सा थी, नाराज थी, लेकिन नफरत नहीं कर पा रही थी, ना तुम्हें भूल पा रही थी। मैं तो बस इसे तुम्हारी आदत समझ रही थी, लेकिन मैं गलत थी। मुझे प्यार हो गया तुमसे। माँ ने उसकी बात सुनी तो उसके माथे से अपना माथा लगाकर धीरे से बोला, अब तो कहीं छोड़कर नहीं जाओगी ना? वेदू ने धीरे से नामे गर्दन हिला दी और अगले ही पल उसने मान के होठों पर अपने होठ रख दिए और दोनों एक प्यार भरे एहसास में खो गए। और फिर दोनों ने एक दूसरे को वो रिंग्स पहनाई। वक्त बीत रहा था। मान और वेदू अपने सबसे प्यारे और खुशनुमा पलों को जी रहे थे। वहीं इधर गौरव अपने एहसासों को पहचान चुका था और उसने सोच लिया था कि वह नित्या को अपने मन की बात बता देगा। अब भले ही वह उससे कितना ही चिढ़ता हो, लेकिन प्यार तो प्यार होता है। अब जिससे हो गया था उसके बिना रहा भी तो नहीं जाता था। और गौरव ने हिम्मत करके नित्या को बात बता दी। उसे तो यह लगा था कि नित्या उस पर भड़केगी, उसे चिढ़ाएगी, लेकिन उल्टा नित्या खुश होकर उसके सीने से लग गई। गौरव हैरान था, उसके हाथ हवा में रह गए थे। नित्या ने उसके सीने से लगे हुए कहा, फाइनली फाइनली तुमने कन्फेस तो किया कि तुम प्यार करते हो, वरना मैं तो एक तरफा प्यार में ही मर जाती।
उसकी बात सुनकर गौरव को हंसी आ गई और उसने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। हर तरफ खुशियां ही खुशियां थीं। अथर्व और आयु तो अपनी जिंदगी में पहले ही सेटल हो चुके थे। आयु की बचकानी हरकतें अथर्व की जिंदगी में रोज रोज नए कारनामे भरती रहती थीं। भाई रुद्रिका और निर्णय मैच्योरिटी के साथ अपना काम और घर दोनों संभाल रहे थे। मान और बेदू अपनी जिंदगी में बेहद खुश थे। जब से मान ने अपने दिल की बात कही थी, तब से वह अपना प्यार और ज़्यादा खुलकर जताने लगा था और वेदाक्षी उसके पैम्पर करने के तरीके से बेहद खुश रहती थी। दी एंड।